अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, बल्कि एक और बात दिमाग में चल रही है, वो बताता हूँ। अभी एक बार बच्चा स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट ही है, मुझसे दूसरे शहर से कहीं आया हुआ था, लाहौर, तो मिलने आ गया था मुझे। तो उसने एक सवाल पूछा, तो उससे मुझे बस अंदाजा हुआ कि आप जो बच्चे यहाँ सीए करने आए हैं, तो एक कॉमन सी ना नसीहत बस करने का दिल कर रहा था। आप में से वो बच्चे जो इस बात के लिए मेंटली तैयार ही नहीं है कि दीन क्या होता है, ये तो पता नहीं कौन लोग हैं। हम तो जो दुनिया की जिंदगी, बेस्ट रिसोर्सेज और तरक्की और कामयाबी, हम ये पुराने दकियानों चीजों को नहीं मानते। तो उन बच्चों को चलो थोड़ा टाइम लगेगा, उनके लिए तो दुआई है। वो बच्चे जो थोड़ी बहुत अंदर कहीं ना कहीं इतने कन्विंस्ड हैं। अच्छा, जो बाकी जो मैंने पहले जिनका जिक्र किया ना, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनको अभी इस बात के समझने में टाइम लगेगा, और अल्लाह करे कभी क्लिक कर जाए तो अभी फिलहाल ये बात उनके लिए नहीं है। जब वो इसकी इंपॉर्टेंस तक पहुंच जाएंगे तो फिर शायद ये बात उनको समझ आए। हाँ, वो बच्चे जिनके दिल में कहीं ना कहीं ये फिक्र होती है कि अच्छा, ये जो हम सीए में पढ़ रहे हैं, ये इंटरेस्ट है, अरे ये तो सूद है, ये तो हराम है, या जो हम सीए की कमाई करेंगे वो हराम है, हलाल है, थोड़ी सी फिक्र आती है। तो सिर्फ उन बच्चों को मैं एक बात बताऊंगा कि आपको दीन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स या सवाल हों, आप अपने दिल से पूछिएगा कि आपने इनको ढूंढने की कोशिश की है और कोशिश में क्या शामिल है। जैसे अभी चूंकि मैंने मिसाल ही दी है, तो इसी मिसाल को आगे बढ़ा देता हूं कि एक बैंक वो किसी अमीर बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो कुछ अर्से बाद जब वो पैसा वापस लेगा तो पैसा तो डी वैल्यू हो गया होगा, तो उस बेचारे बैंक का क्या कसूर है? तो ये तो गलत नहीं है मेरे ख्याल में। तो फिर आपने अपने दोस्त से पूछा तुझे क्या लगता है, वो कहेगा हाँ मुझे भी लगता है कि गलत नहीं है, बस मसला रिजॉल्व। या अगर किसी और चीज से रिलेटेड किसी जो कि अल्लाह की बाउंड्रीज है ना, जिनको हम आसान अल्फाज में हलाल हराम कह लें, ये तुझे क्या लगता है ये सही है? नहीं, मेरे ख्याल में पुरानी चीज है यार, ये अब नहीं होता। हाँ, मेरा भी ये ख्याल है, बस वहीं फुल स्टॉप लग गया। तो जहां भी आपके दिल में कहीं भी कोई कंफ्यूजन या कुछ सवाल आए और आप जानना चाहते हो, तो उसको ना उन लोगों से पूछें जिनके पास इल्म है। अगर आप नहीं पूछ रहे हैं, और लड़के खासतौर पे उनकी जो जरा थोड़ा पूछना भी चाहते हैं, उनकी जनरली मैक्सिमम अप्रोच होती है जो करीब तरीन मस्जिद में जो साहब नमाज पढ़ाते हैं, बस वो जो नमाज पढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ नमाज के बेसिक मसाइल और किरत जानते थे, बस वो इमाम मस्जिद है। उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, कुछ होंगे लेकिन बाकियों के पास नहीं होगा। तो अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बेटे उन तक जाएं जिनके पास इल्म है होगा आपके सवालों का जवाब कंफर्म होगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे ही सिर्फ अपने दोस्तों यारों से या मस्जिद के इमाम साहब से पूछ लेंगे और फिर कहेंगे कि मेरे ख्याल में ये लोगों ने बिला वजह मुश्किलें बनाई हुई हैं, तो ये शो कर रहा है कि हमारे दिल में ना उस सवाल की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो कैमरे में मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और मतलब ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है, और बच्चे कोई बलूचिस्तान के किसी शहर में बैठा सुन रहा है, कोई केपीके में कहीं दूर बैठा होगा, कोई गिलगित में बैठा बात सुन रहा होगा, तो पहुंच गए ना टीचर्स तक, पहुंच ही गए ना, पूछ पाछ के पहुंच गए, डॉक्टर्स तक पहुंच जाते हैं। और अगर कोई मरीज बहुत क्रिटिकल होता है तो पता नहीं पाकिस्तान के किस किस कोने से डॉक्टर क्या हकीम तक पहुंच जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं ना। किसी दोस्त यार से पूछ लेते तुम्हें क्या लगता है, मेरे ख्याल में डॉक्टरों का ड्रामेबाजी, असल में कुछ नहीं होता, ओके आई एम सेटिस्फाइड, रुक जाते, पहुंच ही गए ना डॉक्टर तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट थी ये बात, जिंदगी मौत का मसला था। तो हम जिंदगी मौत के मसले के लिए तो सीरियस हैं, लेकिन आखिरत के मसले के लिए सीरियस ही नहीं है।
तो इसलिए जिन बच्चों के दिल में जरा सी भी कंफ्यूजन आती है ना, तो मेरी नसीहत बेटे ये है कि आप उनसे पूछें जिनके पास इल्म है, लेकिन डू आस्क, पूछें जरूर। अगर किसी ऐसे, जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो बहुत निकम्मा इंसान हूं, अगर आप मुझे मुफ्ती साहब समझ के पूछेंगे तो नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन। और अगर मुझे नहीं पता होगा तो आप कहें इसका मतलब दीन में ये बात है नहीं, मैं गलत था, मुझे नहीं पता था। आप और बड़े किसी से पूछ लें, ढूंढना चाहेंगे आपको जरूर मिलेंगे, और जिनके पास प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज भी हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा थोड़ी है कि जो उलमा है उनको पता ही नहीं है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है और फाइनेंस क्या होता है। बिल्कुल हर फील्ड के स्पेशलाइज्ड उलमा मौजूद हैं। तो इसलिए जिन बच्चों के दिल में सवाल आते हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि इससे पहले कि आपको शैतान खुद ही कोई जवाब देके चुप करा दे, इससे पहले कि ये सवाल आने ही बंद हो जाएं, पूछें, उलमा तक पहुंचें, आप पहुंच जाएंगे, पहुंचना चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे। बेसिक ईपीएस में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, डिनोमिनेटर, ये इशू हो चुके हुए हैं या अभी इशू करने का इरादा है? हो चुके हुए हैं। और जो हम ऊपर न्यूमरेटर में वो पैड यूज कर, वो अगले साल का है कि गुजरे हुए साल का? यानी बेसिक ईपीएस में जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो हो चुका हुआ काम है। ड्यूरिंग द ईयर जितना प्रॉफिट कमाया था, जितने शेयर इशूड हैं ऑलरेडी, जिनका पैसा आ चुका है, यानी ये सब हो चुका हुआ काम है जिसको हम यूज कर रहे हैं। एक ईपीएस होती है, उसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ये मैंने चैप्टर के शुरू में 2 ईपीएस लिखी थी, बेसिक और डाइल्यूटेड। एक होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होती है, उससे पहले ना एक नाम बता दूं आपको, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स जो अभी कस्टमर नहीं है, बन सकते हैं। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होंगे? जो अभी ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, बन सकते हैं। तो कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है, और अंग्रेजी में उस वादे को कह लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है जिसके नतीजे में कंपनी को ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ जाएंगे और कंपनी इनकार नहीं कर सकती। तो वो वादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। वो वादा जिसके बदले कंपनी को कल को ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ेंगे, कंपनी इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वो वादा कर चुकी हुई है, उस वादे को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, होल्डर, उसको ऑर्डिनरी शेयर्स मिल सकते हैं। तो इस वादे को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। अब बता दो डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट क्या है। डाइल्यूटेड ईपीएस में ना दोनों सेंस मौजूद हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी। बार बार बोलूंगा जुमले ताकि दिमाग में बने। कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है जिसकी वजह से फ्यूचर, कल को शेयर इशू करने पड़ जाएंगे और पैसे वैसे नहीं आएंगे, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ सकेंगे, ईपीएस कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी, ये फिगर अगर हम अभी कैलकुलेट करते हैं तो हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं। तो अभी क्यों कर रहे हैं, हम जब अगले ईयर आएंगे तब देखी जाएगी। नहीं, क्योंकि हम वादे कर बैठे हुए हैं। हम ये नहीं कैलकुलेट करने लगे कि प्लान कर रहे हैं, देखें अगले साल क्या होता है, अगले साल ये सोच रहे हैं ये हो जाएगा। नहीं, हम वो वादे कर चुके हुए हैं जिनके बदले कल को शेयर इशू हो जाएंगे, पैसे आएंगे नहीं, ईपीएस डाउन हो जाएगी। डाउन होके कितनी हो जाएगी, वो फिगर डाइल्यूटेड ईपीएस है। और इसमें पास्ट का एलिमेंट भी मौजूद है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे कुछ ऐसे वादे मौजूद रहे जो अगर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते और पैसे ना आते तो ईपीएस गिर जाती, और गिर के कितनी हो जाती, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में वो वादे शामिल हैं जिनके बदले शेयर इशू हुए तो नहीं है, लेकिन हो सकते हैं या हो सकते थे, यानी पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो उससे ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा या पड़ जाता, तो इसको डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। ईपीएस की डाइल्यूशन का मतलब है कि हम कुछ ऐसे वादे कर चुके हैं जिनसे कल को शेयर इशू हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, ईपीएस कम हो जाएगी, और कम होकर कितनी हो जाएगी, उस फिगर को डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। और इसी में पास्ट का एलिमेंट भी शामिल है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे कुछ ऐसे वादे मौजूद रहे कि अगर उनसे शेयर इशू हो जाते और पैसे ना आते और ईपीएस गिर जाती, तो गिर के वो कितनी हो जाती, इसको हम डाइल्यूटेड ईपीएस कहते हैं। तो ईपीएस की डाइल्यूशन का मतलब है ऑर्डिनरी शेयर्स जो अभी ऑर्डिनरी नहीं है लेकिन वादे हो चुके हैं, तो उनको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। तो ईपीएस में डाइल्यूशन का मतलब है ईपीएस में कमी इनकी वजह से। हो सकता है हो गए हो सकता है ना हुए हो, लेकिन हम सिर्फ ना उस, वो मैं खैर सवालों में महीने लाऊंगा ना तो इसका पूरा जवाब आएगा। हम सिर्फ उस पीरियड में जो डर था, जैसे वो
जब हम कोई डर की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है या पास्ट से रिलेटेड हो सकता है ना, कि वो बच गए, तो ये जो वो बच गए है ना, ये पास्ट है ना, वो बच गए वरना ये हो जाता, तो वो डायलूटेड ईपीएस गुजरे हुए पीरियड की भी हो सकती है। ये देखने को वो बच गए, तो वो तो बच गए ना, फिर क्या जरूरत है वो करने की, तो जो वो है वो डायलूटेड ईपीएस है। तो डायलूटेड ईपीएस में हम वो वादे जो इस साल में मौजूद रहे और अगर वो कन्वर्ट हो जाते, शेयर्स इशू हो जाते, ईपीएस गिर जाती, तो गिर के कितनी हो जाती, हम वो भी जानना चाह रहे हैं। तो ये इस साल के दौरान जो वादे मौजूद रहे हैं, जो अब बेशक खत्म हो गए हैं लेकिन मौजूद तो रहे ना, उनको भी जानना है, और जो अभी भी मौजूद हैं और उनसे कल को ईपीएस गिर जाएगी वो भी कैलकुलेट करना है। तो दोनों एलिमेंट शामिल है इसमें। तो डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन के लिए पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इस्तेमाल होते हैं और वो हैं 3 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 3। एक है शेयर ऑप्शंस या इनको वारंट्स भी कह सकते हैं, एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक है कन्वर्टेबल डेट। अब वो वर्ड बॉन्ड भी हो सकता है सवाल में, डिवेंचर भी हो सकता है। ये 3 चीजें हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, इनको एक एक करके बताता हूं। अच्छा, वो कल कोई 1-2 बच्चों ने सवाल पूछा था, एक तो था कि वो क्यों करते हैं, हाँ, और आपने क्या पूछा था, क्या था कि अगर 100 का एक शेयर इशू तो मतलब क्यों कर रहे हैं, नहीं दोबारा, 10 होने लगे हैं, हाँ, पैसे वापस तो यही बात हुई ना कि क्यों। हाँ, ये जो शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कंपनीज ये क्यों करें, क्या जरूरत है, शेयर अच्छा खासा 100 रुपए फेस वैल्यू होती थी, क्यों छोटे छोटे 10-10 रुपए वाले कर लें, या फिर फेस वैल्यू 10 रुपए ठीक तो थी, क्यों 50 रुपए वाला ये कर लें, तो कंपनीज ये करती क्यों है। बीएफडी जब आप बड़े हो जाएंगे कभी ना कभी, सीफैप का एक पेपर है, उसमें टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन, शेयर्स की वैल्यू निकाली जाती है और उस वैल्यू निकालने में ईपीएस का एक बड़ा अमल दखल होता है। तो कंपनीज के शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लोग मरे जा रहे हैं इनका शेयर खरीदने के लिए, इससे कंपनी को क्या फायदा है, इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगी, तो उससे कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी इन्वेस्ट कर सकेगी है, किसी कंपनी को, कंपनी है कंपनी एबीसी, उसके शेयर की मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में, तो उसको क्या फायदा है, तो क्या वर्थ ज्यादा है तो क्या, कोई फायदा नहीं, क्या ज्यादा होगी, तो उस कंपनी को क्या फायदा, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी और अगर कल को और पैसे चाहिए हुए तो उनको सस्ते और इजीली मिल जाएंगे, अगर बैंक से उनको बोरो करना हुआ तो उनको इजीली पैसे मिल जाएंगे, इसी तरह अगर वो कल को ओनर से और पैसे लेना चाहें तो कम शेयर करके भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। तो कंपनी के शेयर्स की वर्थ, या कल को कोई और काम शुरू करना चाहेंगे तो मार्केट, पाकिस्तान में किसी मशहूर कंपनी का नाम है, यूनिलीवर, नेस्ले, तो इससे आम इंडिविजुअल्स को भी ये फर्क पड़ रहा है कि अगर ये कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी मशहूर कंपनी है, तो बिजनेसेस की रेपुटेशन अच्छी हो तो बिजनेस को फायदा होता है और शेयर की प्राइस बढ़े तो इससे फायदा उनको ये भी होता है कि कल को और पैसा चाहिए होगा तो आसानी से मिल जाएगा। अब इसको मैं शेयर से हटके वैसे आम इंडिविजुअल की मिसाल लेता हूं, अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले और 5-5 हजार के नोट निकलाए तो ठीक है, रखें, क्या मसला है, मसला क्या हो रहा है, अच्छा एक मसला तो यह है कि गुम गए तो फौरन 5 ही जाएंगे, और क्या मसला है, खर्च क्या, यानी बहुत ज्यादा जगह नहीं है आपके पास फिर उसको खर्च करने के लिए, जहां जाएंगे वो कहेंगे सॉरी चेंज नहीं है, आप बहुत इजीली नहीं चीजें खरीद सकेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों पे जा सकेंगे और किसी छोटे मोटे दुकानों पर जाकर खर्चा, यानी आपके पैसे को इस्तेमाल करने की रीच कम हो जाएगी। इसको उलट करते हैं, बहुत 10-10 के नोट जेब में भरे पड़े रखे हैं तो उसको क्यों 1000 या 5000 के नोट में कन्वर्ट करा ले, कैरी करना आसान हो जाएगा, जब वॉलेट में या पर्स में बड़े बड़े नोट होंगे तो एक फीलिंग अच्छी, वर्थ अच्छी बनेगी। तो ये तो मैं सिर्फ आम इंसानों की एक सोच बता रहा हूं, वो कंपनीज जो चाहती हैं कि उनके शेयर्स की रीच बढ़े, यानी पूरे पाकिस्तान में जितने भी छोटे मोटे इन्वेस्टर भी हैं वो भी उनका शेयर खरीदने का सोचें, लेकिन उनका शेयर मार्केट में 1500 रुपए का बिक रहा है, क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू ही 1000 रुपए है, तो इतने लोगों की रीच में नहीं आएगा, नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के थोड़े होंगे, तो कंपनी चाहेगी कि इसकी रीच बढ़ाई जाए, इसको कहते हैं लिक्विडिटी बढ़े, मार्केटेबिलिटी बढ़े, तो वो शेयर छोटा कर देंगे, उससे कंपनी की टोटल वर्थ पे फर्क क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जो एक शेयर मार्केट में 1500 रुपए का था
अगर उसकी फेस वैल्यू थोड़ी कर देंगे तो वो प्राइस आस्ता आस्ता एडजस्ट हो गया, हो सकता है 120 पे आ जाए, हो जाएगा ऑटोमेटिकली एडजस्ट। लेकिन वो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना चाह रही थी ड्यू टू मैनी रीजन, जिनमें से एक रीजन बताई कि रीच बढ़ जाए, ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर खरीद बेच सकें, ज्यादा मार्केट हो सके वो कंपनी। और इसी का उलट अगर किसी कंपनी का शेयर है ही मार्केट में 12-15 रुपए का, तो एक सोच आती है तो सस्ते से शेयर हैं। अगर वो कंपनी एकदम से इमेज बदलना चाह रही हो तो वो नंबर ऑफ शेयर्स कम करके एक शेयर की फेस वैल्यू 500 रुपए कर दे, तो उससे एकदम से क्या होगा कि मार्केट में शेयर की प्राइस एडजस्ट होकर कुछ 600-700 पे आ जाएगी। तो जरा वो लगेगा कि अच्छा है तो महंगा शेयर होता है। ये तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आसान तरीन मिसाल देके वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझाने की। बस बताने का मकसद यह है कि कंपनीज को मार्केट में अपनी जगह एडजस्ट करने के लिए ये फेस वैल्यू कम या ज्यादा करने में फायदे नजर आते हैं तो करते हैं। कंपनी को ना फौरन फायदा नहीं होगा इस बात का। हाँ नहीं, आप कह रही हैं कि पहले फेस वैल्यू 100 रुपए थी और मार्केट में जो शेयर्स थे वो 100 रुपए फेस वैल्यू थी, 150 का ट्रेड हो रहा था। अब कंपनी ने 10-10 रुपए कर दी और अभी भी शेयर 150 का ट्रेड हो रहा है, ये कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डेफिनेटली एडजस्ट कर जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी ना, तो सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस नीचे आती है, तो प्राइस एडजस्ट डेफिनेटली होगी। हाँ जी, आप बेटा चले जिनके ऊपर से गया जाने दें, कोई बात नहीं। ये तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनमें डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन बतानी है। कम कैसे हो जाएगी? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना, बेसिक ईपीएस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो ईपीएस कम हो जाएगी। इन तीनों का इस्तेमाल करके डाइल्यूटेड ईपीएस निकलती है। तो मैं ना आपको डाइल्यूटेड ईपीएस 2 स्टेप्स में सिखाऊंगा। दो स्टेप्स में से सिखाऊंगा कि एक बार इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा और फिर इनको कंबाइन कर दूंगा। यानी अगर किसी सवाल में मल्टीपल हो तो क्या स्पेशल करना पड़ेगा, तो इनकी कैलकुलेशन पहले सेपरेटली कराता हूं, फिर इनको कंबाइन करके सवाल बताऊंगा। तो इसको मैं 2 स्टेप्स में कह रहा हूं। नंबर 1 पहले मैं इनको इंडिविजुअली पढ़ा देता हूं। और फिर इनको मैं कंबाइन कर दूंगा कि अगर एक से ज्यादा हो तो सवाल में क्या खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये 2 अलग अलग करके बताता हूं। पहले मैं आपको ये तीनों एक एक करके अलग अलग बताऊंगा और फिर इनके सवाल कंबाइन कर दूंगा। अच्छा, वैसे अपने अल्फाज में लिख ही लेते हैं, मैं कहानी दोबारा बता देता हूं, शायद जिंदगी में काम ही आ जाए। डाइल्यूटेड ईपीएस जो मैंने बताई थी कि कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है जिसमें दोनों बातें मौजूद है, फ्यूचर पास्ट दोनों, कि उन वादों की वजह से कल को नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, ईपीएस कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी ये डाइल्यूटेड ईपीएस हम अभी कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। और पास्ट भी मौजूद है कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ वादे मौजूद रहे, अगर उनमें शेयर्स और इशू करने पड़ जाते और पैसे ना आते, ईपीएस कम हो जाती, तो कम होके कितनी हो जाती, उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहे हैं। तो अगर ये अपने अल्फाज में कुछ ना कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, है जी। कंपनी कुछ ऐसे वादे कर चुकी हुई है जिनके बदले कल को ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे नहीं आएंगे, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे, ईपीएस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो वो कम होके कितनी हो जाएगी, हम वो आज अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसको डाइल्यूटेड ईपीएस कह रहे हैं। पैसे क्यों नहीं आएंगे? वो है इनमें कोई ऐसी साइंस के नहीं आएंगे, ये बताता हूं मैं क्या करके। और पास्ट का एलिमेंट ये बताया है कि ड्यूरिंग द ईयर ये वादे मौजूद रहे, जितने भी महीने, उन महीनों में ही अगर ये वादे पूरे हो जाते, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ जाते, पैसे नहीं आते, तो ईपीएस फॉर द ईयर कम हो जाती। और वो कम होके कितनी हो जाती, ये डाइल्यूटेड ईपीएस। तो पहले पढ़ते हैं शेयर ऑप्शंस। शायद कभी ये चीज पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ हो या नहीं, तो चलें, इतनी कोई मुश्किल गहरी बात नहीं है, समझ आ ही जाएगी कि किसी शॉप से कोई चीज खरीदें और जो चीज खरीदी उसके तो पैसे दिए, लेकिन उस शॉपकीपर ने एक कूपन दिया, एक वाउचर दिया और कहा कि जब अगली दफा आप आएंगे तो ये वाउचर प्रेजेंट करना, तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब वो दुकानदार ये वाउचर देके वादा कर चुका, लेकिन हमारी मर्जी है, हम जाएंगे तो फिर उसको वो कागज दिखाएंगे तो वो इनकार नहीं कर सकता, और उससे उसको जितने पैसे मिलने चाहिए
उससे कम मिलेंगे। तो बस कुछ उसी तरह की चीज है कि कंपनी ने नॉर्मली एम्प्लॉइज को भी होता है IFRS 2 है C5 1 में, तो उसमें उसकी रीजन है। नॉर्मली ये एम्प्लॉइज के साथ भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज ने जो सर्विसेज दी उनको उसके रिवॉर्ड में तनख्वाह के अलावा शेयर ऑप्शंस दे दी, या किसी से कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदी और कंपनी उनको पैसे दे भी रही हो सकता है ना भी दे रही हो, शेयर ऑप्शंस दे दी। अब इसको ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं कि जिसको ये कागज का टुकड़ा दिया उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है कि वो चाहे तो कंपनी से इतने थोड़े पैसे देके शेयर्स ले सकता है। तो शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट होता है ऑप्शन टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स फ्रॉम इशूइंग कंपनी एट एन एग्रीड प्राइस। और ये जो एग्रीड प्राइस है इसके लिए सवाल में आपको टर्म एक्सरसाइज प्राइस भी दी हो सकती है और इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। ऑन या अप टिल कोई डेट भी एग्री हुई होगी, ये ना हो कि 35 साल बाद आ रहा हो, कोई डेट भी एग्री हुई होगी या तो उस डेट पे ही या उस डेट तक जिसको ये ऑप्शन दी हुई है कंपनी ने उसके पास हक है कि कंपनी से ये शेयर्स खरीद सकता है इतने पैसे देके इस दिन तक या इस दिन में। तो इस कागज को शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट कहते हैं। कंपनी किन लोगों को दे रही होती है, उनसे कोई ना कोई गुड सर्विसेज खरीदी होती है, उसके बदले में दे रहे होते हैं। तो कंपनी ने जब किसी को शेयर ऑप्शन दे दी तो कंपनी ने कर लिया वादा और अभी से शेयर इशू कर दिए, लेकिन अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने आएगा तो करने पड़ेंगे ना, इसलिए ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। सर कोई कंपनी शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन को विंडो ड्रेसिंग यूज कर सकती है? विंडो ड्रेसिंग जो है ना वो ज्यादातर अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं कि अकाउंटिंग कुछ ऐसी की जाए या चले कुछ ट्रांजैक्शन भी जबरदस्ती इसलिए बनाई जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरा शक्ल अच्छी बन जाए, ये विंडो ड्रेसिंग होती है। अब स्टॉक्स, अच्छा, और ये जो विंडो ड्रेसिंग होती है ना ये मेनली टेम्परेरी होती है, ये कल को बदल भी जानी होती है। तो शेयर स्प्लिट विंडो ड्रेसिंग के लिए करेगा, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये जिनके सवाल ऊपर से क्या जाने देना। शेयर ऑप्शन, जिस कंपनी ने ये ऑप्शन इशू की है, जिसको इशू की है उसके पास हक है कि वो इस दिन तक या इस दिन को कंपनी को पैसे देके खरीद सकता है, कितने पैसे देके, इतने पैसे देके। और कंपनी ने चूंकि वादा कर लिया तो अब इसके बदले कंपनी कल को इनकार नहीं कर सकती, तो इसलिए इस वादे को पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं। अब ये वादा आ गया हुआ है तो ईपीएस क्यों गिर सकती है इससे? तो पैसे कम आएंगे, तो राइट इशू भी तो यही था। जो राइट इशू था ना इस एतबार से तो वो भी इस जैसा ही है कि पैसे आएंगे लेकिन कम, उससे ईपीएस कम हो रही थी तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन वो ओनर्स को दिए जा रहे थे और वो किसी गुड सर्विस के अगेंस्ट वादा नहीं था, ये गुड सर्विस के अगेंस्ट किया हुआ वादा है, तो ये उससे डिफरेंट तरीके से डील हो रहा है। डायल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला क्या होगा? अच्छा सॉरी, मुझे ना पहले फार्मूला जनरल सा बताना चाहिए था। अगर इससे पहले इस हेडिंग से पीछे जगह है ना तो आप ये छोटी सी चीज लिख लें, इसके बाद नहीं है जगह तो बना लें, जगह दिल में होनी चाहिए, उस पेज के ऊपर लिख लें, कहीं नीचे साइड पे लिख लें, लेकिन बस इस हेडिंग से ऊपर लिख लें फार्मूला। इन तीनों में जो मैंने आपको डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के देनी है, इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात यह है कि डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू इन काली काली लिखी हुई बातों का मतलब है कि बेसिक ईपीएस में जो मेहनत कर चुके वो कर चुके, उससे आगे मजीद कुछ प्लस करेंगे तो आंसर डायल्यूटेड ईपीएस आएगा। जो बेसिक ईपीएस निकालने के लिए न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर होता है जैसे वो बनता है वहां तक तो होगा ही होगा। अब इन तीनों में एक एक करके बताऊंगा कि न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करना होता है और डिनोमिनेटर में क्या एडजस्ट करना होता है। कुछ करना होता है प्लस न्यूमरेटर में और कुछ डिनोमिनेटर में, और इन तीनों में एक एक करके, ये बात तो बार बार नहीं लिखूंगा, इन तीनों में एक एक करके अब ये बताऊंगा कि न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये जनरल फार्मूला लिख दिया और अब हर एक में ये दो चीजें बताऊंगा।
ये रिफिल किया अभी ब्लू वाला? शेयर ऑप्शंस के केस में डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए शेयर ऑप्शंस सवाल में हो और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़े, और डाइल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला है ये, तो न्यूमरेटर में क्या एडजस्टमेंट करनी है? और क्यों नहीं करनी, ये मैं आपको जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बताऊंगा ना तो उसका जवाब मिलेगा। शेयर ऑप्शन के केस में नहीं करनी। और डिनोमिनेटर में क्या एडजस्टमेंट करनी है? फ्री शेयर्स ऐड करने। ये ऐड है ना, इधर भी कुछ ऐड है, इधर भी कुछ ऐड है, तो न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर में फ्री शेयर्स ऐड करने। अब ये फ्री शेयर्स क्या है? मैंने ना राइट इशू बताते हुए ये जस्ट रफ कॉन्सेप्ट के लिए बात यूज की थी, वही बात दोबारा करता हूं, वैल्यू तो मुझे याद नहीं है। अगर कंपनी ने किसी से वादा किया है कि तुम 4000 शेयर्स हमसे खरीद सकते हो 50 रुपए का एक, जबकि मार्केट में प्राइस हमारे शेयर की चल रही है 80 रुपए, तो 4000 शेयर्स जिसको हमने ऑप्शन दी है वो हमसे एक्सरसाइज करवाने आएगा या कोई फायदा नहीं है उसको? अकलमंद हुआ तो आएगा, क्योंकि मार्केट में शेयर 80 रुपए का है, और अगर उसको शेयर नहीं भी चाहिए तो हमसे ले और मार्केट में बेच दे। तो इन 4000 शेयर्स की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाने से कितने पैसे मिलेंगे? 4000 इंटू 50, 2 लाख। इतने पैसे मिल जाते अगर हम 80 रुपए का एक शेयर इशू करते, तो इतने पैसे कितने शेयर से मिल जाते? कैसे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 80। तो हम 4000 शेयर्स इशू करने का 50 रुपए पे वादा करके इफेक्टिवली क्या काम कर रहे हैं कि 1500 शेयर्स मुफ्त में इशू कर रहे हैं। 1500 मुफ्त में इशू कर रहे हैं, क्योंकि इस वादे से हमें जितने पैसे आने वो पैसे तो हमें 2500 शेयर से भी आ जाने थे, तो हम ये वादा करके कितने मुफ्त शेयर्स देना वादा कर चुके? 1500। ये 1500 डिनोमिनेटर में ऐड करना। तो इस 1500 निकालने का फार्मूला क्या बना ले? जी बताएं क्या फार्मूला बना ले? ये 4000 क्या है? 1500 कैसे निकाला? 4000 माइनस 2500, तो 4000 को कह लेते हैं ऑप्शन शेयर्स, माइनस 2500 कैसे निकाला? 4000 इंटू एक्सरसाइज प्राइस, तो ऑप्शन शेयर्स इंटू एक्सरसाइज प्राइस, ये आ गया 2 लाख। 2500 कैसे बना? इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड करेंगे एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये मुफ्त शेयर्स निकालने का फार्मूला, और उन मुफ्त शेयर्स को डिनोमिनेटर में प्लस कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो डाइल्यूटेड ईपीएस है। सवाल लिखें। अच्छा, जिस तरह मैं बेसिक ईपीएस खत्म करा के वो बाद में कुछ एग्जाम नोट्स लिखाए थे ना, तो मैं आपको जब ये तीनों पढ़ा लूंगा तब लिखवा दूंगा, अभी बस तब तक जबानी याद रख लें। ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स है ना, अगर ये पूरे साल में शुरू से लेकर आखिर तक वादे मौजूद नहीं रहे, कुछ महीने मौजूद रहे हैं, तो वो महीने एडजस्ट होंगे। ये जो वादे हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, अगर ये इस साल में पूरे 12 महीने नहीं जिंदा रहे, तो जितने महीने मौजूद रहे वो महीने एडजस्ट होंगे, इसमें भी और इसमें भी।
ये बाद में लिखवा दूंगा, अभी बस जबान याद रखें सवाल करते हुए। चलिए सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, 400,000 शेयर्स, 4 लाख शेयर्स। On 1st April 23, on 1st April 23, company issued 10,000 share options, 10,000 share options at an exercise price, at an exercise price of 25 रुपए पर शेयर, 25 पर शेयर। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में मजीद कुछ ना बताऊं कि ये ऑफर कब तक वैलिड है, तो कब तक है? पूरा साल है, यानी ईयर एंड तक है। अगर कोई उससे पहले तक खत्म होनी होती तो बता देता, नहीं तो बस है ईयर एंड तक वैलिड। उसके बाद लिखें ऑन 1st जुलाई 23, ऑन 1st जुलाई 23, कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, 80,000 शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। On 1st November 23, on 1st November 23, company made a bonus issue. Company made a bonus issue of 12%, 12%. Net profit for 2023, net profit for 2023, 28 लाख, 2.8 मिलियन। आपसे रिक्वायर्ड है 2023 की बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। सॉरी, एक जुमला, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 40 रुपए, ₹40 पर शेयर, ₹40 पर शेयर। चले 2023 की बेसिक ईपीएस निकाल दें और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल दें। क्या जी? नहीं, क्या? वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट है ना, ये तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, ये तो अभी शेयर इशू हुए ही नहीं है, तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में तो उसका कोई काम नहीं है। ये तो डाइल्यूटेड लिखते हुए यहां इधर डलेगी एडजस्टमेंट।
जी सर, कहाँ हो रहे हैं इशू शेयर? तो शेयर तो इशू नहीं हो रहे ना। हाँ, लेना चाहिए। शेयर इशू हुए हैं वो? नहीं, तो बेसिक ईपीएस में तो उनका काम ही कोई नहीं है। अरे बेसिक ईपीएस तो आंखें बंद करके भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट जनवरी 23 बीडी कितना? 4 लाख। फिर फर्स्ट जुलाई 23 को 80,000 नए इशू किए। बस मैं टू दी पॉइंट फिगर सामने दिखा रहा हूँ, आपने तो पूरा टेबल ही बनाया होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट नवंबर को बोनस इशू हुए 12%, 5637 और इसके लिए है 6 महीने 4 2 और बोनस फैक्टर है 1.12 224 224 49। फर्स्ट अप्रैल को ना कोई शेयर इशू नहीं हुए। फर्स्ट अप्रैल को तो हमने सिर्फ वो वादे किए हैं, वो नहीं आने इधर। बेसिक ईपीएस हो जाएगा 28 लाख डिवाइडेड बाय 492,800 और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए ये दोनों यही रहेंगे 492,800 और इसमें मुफ्त शेयर आएंगे और मुफ्त शेयर आएंगे 10,000 माइनस 10,000 शेयर से मिलेंगे 25, जबकि 1 से 40 मिल जाते 3750। तो हम लोग 3750 डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे, लेकिन ये फर्स्ट जनवरी को मौजूद नहीं थे, ये फर्स्ट अप्रैल को आए हैं, तो 9/12 5.6। ये फर्स्ट अप्रैल को वादा शुरू किया ना, तो ये वादा इस साल में 9 महीने मौजूद रहा है, तो 9/12 ये है डाइल्यूटेड ईपीएस अगर शेयर ऑप्शंस हो तो। और छुट्टी से पहले एक तो आप कर ही लेंगे, और ये ऐसे ऐसे होने लगा है। ये अभी देखें, अभी हुआ, अभी बस अभी ये तो इतना आसान है कि मैं ना भी लिखूं तो आपको आता होगा। अभी ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन जिन लोगों के पास हैं उनके पास ऑप्शन है कन्वर्टेबल, कि वो चाहे तो कल को प्रेफरेंस शेयर्स वापस करके पैसे ले जाएं
और चाहे तो उनको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करवा लें। तो अगर उन्होंने ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करा लिया तो कंपनी को पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो अपने इन प्रेफरेंस शेयर को, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर तय हुए होंगे नहीं कि मुट्ठी भर के जितने आए, कोई ना कोई तादाद तय हुई होगी, कोई रेशो तय हुई होगी, तो उसमें ये कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इसको हम डायलूटेड ईपीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये वादे कर चुके हुए हैं और इस वादे के बदले नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इशू करने पड़ जाएंगे और पैसे नहीं आएंगे, ईपीएस गिर जाएगी। तो गिर के कितनी हो जाएगी ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या ऐड करूं? डिनोमिनेटर में जितने ये कन्वर्ट शेयर हो जाएंगे। अच्छा, दोनों बातें कल हो जाएंगे या हो बच गए, तो हो जाते तो कितने हो जाते? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट वुड बी और कुड बी कन्वर्टेड, यानी जितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में वो ऐड कर देंगे। अच्छा, हम डायलूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं कि अगर ये हो जाएं तो क्या होगा, तो न्यूमरेटर में को फर्क पड़ेगा? न्यूमरेटर में फर्क पड़ेगा। वो जो बेसिक ईपीएस निकालते हुए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हुआ करता था, वो माइनस नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर ही नहीं रहेंगे। तो न्यूमरेटर में जो एडजस्टमेंट ऐड होनी थी वो इनके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो उनको प्रेफरेंस डिविडेंड जाता था फिर वो भी नहीं जाएगा। वो जो बेसिक ईपीएस के न्यूमरेटर में माइनस हुआ होता था फिर वो नहीं होना पड़ेगा माइनस, तो वो ऐड। अभी फ्यूचर नहीं आया ना, अभी तो हमने वादे किए हुए हैं, तभी तो इनको पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे हैं कि इनको हक दिया हुआ है कि कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यही तो डायलूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं कि अगर कन्वर्ट करा लिया तो क्या होगा। ओनर बनना चाह रहे होंगे ना, उनको ओनर बनने का फायदा लग रहा होता करा नहीं। हाँ जी हाँ जी, वो सब ठीक है। अल्लाह।